जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें करना क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम अपोजिट मान लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जब इसको हल करेंगे तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे। यहाँ पर मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है और इसको हल करके हमको सिद्ध करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है, चलिए साथियों हल करते हैं सवाल को। पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। हमने उसका अपोजिट मान लिया। अब परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो अगर ये √2 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या मान लेंगे, √2 बराबर P/Q। P/Q का मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। इसका ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या जो लिखी इसे कहते हैं हर। तो हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या को क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके। तो परिमेय संख्या क्या है, P/Q हमने मान लिया। जब √2 परिमेय संख्या हमने मान लिया तो बराबर P/Q। अब यहाँ पर देखते हैं P/Q, तो हमने मान लिया P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमने क्या माना, P, Q ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 5। अब 3 और 5 का HCF क्या होगा, जैसे 3 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 3, और 5 को क्या लिखेंगे, 5 बराबर 1 गुणे 5। 5 एकम 5, 3 एकम 3। अब इसका HCF निकाला जाए तो HCF 1 मिल रहा है तो HCF 1 आ जाएगा। तो यही यहाँ कह रहा है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब ये हुआ कि HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी तो परिमेय संख्या होगी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब √2 लिखा हुआ है, जब इसको निकालेंगे बाहर तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √2 स्क्वायर लगा तो क्या लिखेंगे, √2 गुणे √2। तो क्या हो जाएगा, √ में 2 गुणे 2। अब इसके जोड़ा बन जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बराबर P² / Q²। इतना हमारा हो जाएगा।
2 के बटे 1 मान सकते हैं, ऑलरेडी मान 1 ही होता है संख्या के, लेकिन 1 मान लिया हमने, मान लीजिए। जब 1 मान लिया तो इसका गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 से क्यू स्क्वायर को और 1 से पी स्क्वायर को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर हमने रोक लिया, बराबर पी स्क्वायर बटे 2, पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। इसे हम मान सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 हमारा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो 2 है, 2 किससे विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर से। जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर बटे 2। मान लीजिए जैसे 25 या फिर 5 का स्क्वायर बटे 5। अब हम कह रहे हैं कि 5 स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो 5 गुणे 5 बटे 5 गुणे 5 बटे 5, तो 25 बटे 5। अब कट जाएगा 25। तो हमने क्या कहा कि 5 स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 25 हो जाएगा। अब 25 5 से कट जाएगा, तो उसी प्रकार से 5 भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि यहाँ पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर है 2 से विभाजित हो रहा है, अर्थात 2 से कट जाएगा जब भाग देंगे। तो P भी, जो P है अगर स्क्वायर हटा देंगे तो भी 2 से विभाजित होगा। ये बात शायद समझ में आ गई होगी आप लोगों के। P स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने बताया अभी 25 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके, माना कोई पूर्णांक हमने मान लिया कोई पूर्णांक P बराबर 2m के लिए। यहाँ पर हमने मान लिया P बराबर 2m। देखिए ये 2 कहाँ से आया है, जो P स्क्वायर बटे 2 लिखा हुआ है, तो यही 2 जिस संख्या से विभाजित होता है वही संख्या यहाँ पर मान लेते हैं। और m या c हमने मान लिया P बराबर 2m के लिए। अब यही मान उठा करके हमको कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे, P बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ हमारा समीकरण क्या लिखा हुआ है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2। अब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर P के स्थान पर कितना रखेंगे, 2m। तो कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर बटे 2। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4m स्क्वायर बटे 2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर
2m²। इसे हम रूप यानी बटे में लिख सकते हैं। q² बराबर 2m² को हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि q² बटे, यहाँ पर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो q² बटे 2 बराबर m²। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर q² किससे विभाजित हो रहा है? 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ देखते हैं q² 2 से विभाजित हो रहा है। जो q² है किससे विभाजित हो रहा है? 2 से, तो q भी 2 से विभाजित होगा। हमने जैसे अभी आपको समझाया यहाँ पर कि मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 25 हो जाएगा, बटे 5 तो 5 से कट जाएगा। तो उसी प्रकार से 5 भी तो 5 से विभाजित हो रहा था। वैसे ही यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि q² 2 से विभाजित हो रहा है, तो q भी 2 से विभाजित होगा। ये तो कह रहा है जैसे 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। कैसे? 4 चौक 16 बटे 2, 2 8 16, तो 4 भी तो 2 से विभाजित हो जाएगा। वही यहाँ पर कह रहा है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब अभी हमने बताया था, यहाँ पर हमने क्या माना है? P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब ये हुआ कि जिनका मासा 1 आए, अर्थात वे संख्याएं 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना विभाजित हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 से विभाजित हो रही है समीकरण 1, और समीकरण 2 भी 2 से विभाजित हो रहा है। कहने का मतलब कि 1 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित हो रही है संख्या। तो हमारी कल्पना क्या है? यहाँ पर गलत हो रही है, विरोधाभास हो रहा है। हमने माना है कि P/Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात वे 1 के सिवा और किसी से नहीं विभक्त होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 भी 2 से विभाजित हो रही हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसलिए चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात 2 से विभाजित हो रहा तो 2 भी उसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। जो हमने माना था कि 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमारी कल्पना क्या हो रही है? गलत हो गई, क्योंकि ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, अर्थात 2 भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे? अतः इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन साथियों। इसका 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने बताया है आपको कि अपरिमेय कह रहा है तो हम क्या करेंगे? परिमेय मान लेंगे उसे। तो हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √3 बराबर P/Q हमने मान लिया, जो कि यहाँ पर देखा जाए Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तथा P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब अभी हमने बताया है कि जिनका मासा 1 आता हो। अब यहाँ पर
दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। √3 का स्क्वायर बराबर p² बटे q का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p² बटे q²। अब हम 3 के बटे 1 मान सकते हैं, मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q² बराबर p²। अब 3 जो है ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा q² 3 बटे में हो जाएगा इसके, तो p² बटे 3। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ p² जो p² ये लिखा हुआ p² 3 से विभाजित हो रहा है, तो p भी 3 से विभाजित होगा। हमने पहले ही समझा दिया है कि p², जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5 हम 25, 5 कम 5, तो 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो वही तो यहाँ कह रहा है कि p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर कितना लिखा हो, किससे विभाजित हो रहा है 3 से, तो 3 हम क्या मान लेंगे p बराबर 3 और यहाँ पर m मान लिया। तो हमने माना कोई पूर्णांक p बराबर 3m है, तो p बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या लिखा हुआ है q² बराबर p² बटे 3। तो q² हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, p² के स्थान पर हम कितना रखेंगे 3m² बटे 3 है पहले से 3 हमने लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 m² बटे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो q² बराबर 3m²। 3 गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा, तो q² बटे 3 बराबर m²। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। q² 3 से विभाजित हो रहा है, जो q² है 3 से विभाजित हो रहा है, तो क्या होगा q भी 3 से विभाजित होगा। ये बात सही है। अब आगे क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1 के अतिरिक्त 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए 3 से भी विभाजित हो रहा है। हमने यहाँ क्या बताया था, सहअभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि p और q के केवल 1 ही गुणनखंड होंगे। सहअभाज्य उसी की संख्या को तो कहते हैं जिनका मासा 1 आता है, लेकिन यहाँ पर बात अपोजिट हो गई। जो हमने माना था वो कल्पना हमारी गलत हो गई। तो क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1 के अतिरिक्त 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात 3 से भी कट रही है, लेकिन हमने क्या माना था कि 1 के सिवा और किसी से नहीं विभाजित होगी, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट ही हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें और बचे हुए सवाल कराए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।